बेटा कल हम लोगों ने 3 इलस्ट्रेशन किए थे, 2, एक होमवर्क दिया था, मतलब 3 इलस्ट्रेशन हो गए है ना। चैप्टर नंबर 6 का यूनिट नंबर 2 हम लोग कर रहे थे। बेटा 4th इलस्ट्रेशन पे आपने कहा था बस सर, याद है आपको? S Limited sends out its goods to dealer on sale or return basis. All such transactions are however treated as actual sales and are passed through the day book. मतलब ordinary sale मान लिया अपन ने इसको। Just before the end of the accounting year on 31st March 2020, 200 such goods have been sent to a dealer at the rate रुपये 250 each, जिसका कॉस्ट प्राइस कितना था बेटा 200 ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एंड डेबिटेड टू हिज अकाउंट. Of these goods, on 31st March 2020, 50 were returned and 70 were sold, while for the other goods, date of return has not yet expired. Pass necessary adjustment entries on which date? 31st March 2020. मतलब 31st मार्च से पहले जो कामकाज हुआ उसका डेटा नहीं मांगा, केवल 31st मार्च को जो ट्रांजेक्शन करना है, जो एडजस्टमेंट करना है, उसी की एंट्री पास करनी है. कुल मिलाकर कितना नंबर ऑफ यूनिट सेंड हो रखा था बेटे 200. कितना उसमें से कितना एक्सेप्ट हो गया 50, कितना बचा 150. अरे बोलो ना भाई, 150 में से कितनी रिटर्न हो गई? अच्छा ओ सॉरी 50 रिटर्न हो गई और 70 क्या हो गई एक्सेप्ट. तो 150 माइनस 70 अभी कितना बचा 80 ही क्या है नीदर एक्सेप्टेड नॉर रिटर्न. ओके, तो एडजस्टमेंट अपने को 3 चीज़ का करना है. पहले तो जो 50 गुड्स रिटर्न हो रही है 31 तारीख को ही हो रही है ना बेटा, तो 31 तारीख को रिटर्न की एंट्री पास कर लें फटाफट. रिटर्न की एंट्री, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है बेटा, लिखो इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड 31 मार्च 2020 को एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल. कितने रुपए के हिसाब से बेचा हुआ दिखाया था अपन ने 50. 50 मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए की सेल्स थी 250. तो 50 मल्टीप्लाई 250 करे तो 12,500. क्या 12,500 की जो गुड्स रिटर्न हुई उसकी एंट्री पास कर दी बेटा अपन ने. अच्छा, जो गुड्स कस्टमर ने क्या की है बेटे एक्सेप्ट की है, क्या एक्सेप्टेंस की कोई एंट्री पास होगी? लिखो नो एंट्री विल बी पास्ड फॉर गुड्स एक्सेप्टेड. क्योंकि इसकी एंट्री तो ऑलरेडी जब माल सेंड किया होगा तभी हो गई होगी बेटा. अब आपके पास कितना यूनिट कस्टमर के पास रह गया 80. कैंसिलेशन की एंट्री बोलो क्या होगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल. 20,000 हो जाएगा बेटा. और एक एडजस्टमेंट एंट्री और पास होगी, वो होगी इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग. ये कौन सी प्राइस पर होगी? पर यूनिट कॉस्ट प्राइस 200 रुपये है क्या? 80 मल्टीप्लाई 200 करेंगे तो 16,000. एम आई क्लियर बच्चा लोग? दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 4. इजी था एकदम.
चलें बेटा आगे, इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखिए। हाँ बेटा, कितना यूनिट कस्टमर के पास पड़ा रह गया? 80। एक की सेल्स कितने की थी? 250 की। तो 20 हज़ार की कैंसिलेशन की एंट्री 20 हज़ार से होगी। 250 मल्टीप्लाई बाई 80। क्लियर हो गया क्या? कहाँ डाउट है तुम्हारे को? टीआर टू सेल्स तो एंट्री माल देते तब हुई होगी ना, आपने तो एडजस्टमेंट एंट्री मांगी। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 5। Cali company sends out its gas container to dealer on sale or return basis. All such transactions are, however, treated as actual sales and are passed through the day book. मतलब ordinary sale मान रहा है बेटा, casual basis पर recording हो रही है। Just before the end of the financial year, 100 gas containers, which cost them rupees 900 each, have been sent to the dealer on sale or return basis and have been debited to his account at the rate rupees 1200 each. 900 की कॉस्ट वाला मटेरियल कितने रुपए के राइट पर बेचा था? 1200। आउट ऑफ दिस ओनली 20 गैस कंटेनर्स आर सोल्ड एट द रेट रुपीज 1500 ईच। कल याद है मैंने आपको बताया था, अगर रिकॉर्ड कम प्राइस पर हो रखा हो और कस्टमर एक्सेप्टेंस ज़्यादा प्राइस पर करेगा तो अपने को जितना प्राइस पे ज़्यादा या कम पे हुआ है उसका एडजस्टमेंट बिठाना पड़ेगा बेटा। अगर खाली ये लिखा होता ओनली 20 गैस कंटेनर्स आर सोल्ड, तो क्या अपन 20 गैस कंटेनर की कोई एंट्री पास करते क्या? लेकिन अभी अपने को 20 गैस कंटेनर की एंट्री 300 रुपये से ज़्यादा करनी पड़ेगी ना। आगे क्या बोलता है? यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब माल भेजने की एंट्री पास नहीं करनी, खाली जो एडजस्टमेंट बिठाना है वही एंट्री पास करनी है फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एक बात बताइए, ये कस्टमर पागल थोड़ी है कि 1200 रुपये का टाइम पे तय हुआ था और एक्सेप्टेंस के टाइम पे कितना रेट देने को रेडी है? 1500। बेटा ये जो गैस आइटम्स हैं या जो कमोडिटी के आइटम्स हैं ना, ये कमोडिटी के आइटम्स की वैल्यू क्या होती है? हर दिन चेंज होती है। गोल्ड का आइटम आपने आज खरीदा है 50,000 पर 10 ग्राम के हिसाब से, कल आप शॉप पे उसी को बेचने जाइए, अगर रेट 48,000 की हो गई तो आपको 48,000 के हिसाब से 10 ग्राम का पैसा मिलेगा। 52,000 हो गई तो 52,000 पर 10 ग्राम के हिसाब से पैसे मिलेंगे। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? तो कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में माल बेचने के टाइम पे रेट कुछ और हुई हो और एक्सेप्टेंस के टाइम पे कोई और रेट हो तो उसका डिफरेंस आपको बुक्स में दिखाना पड़ेगा। लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 5 in the books of कैली कंपनी लिमिटेड है क्या बेटा? सिंपल कैली कंपनी लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने चलो छोड़ दिया, लिमिटेड लिख दिया मैंने कैली कंपनी। हाँ जी, ईयर एंड की कोई डेट दी हुई है क्या आपको? तो अपन क्या लिख देंगे? ईयर एंड। हाँ जी, हमने एंट्री की होगी ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 1200 के हिसाब से की होगी। कस्टमर एक्सेप्टेंस कितने पे दे रहा है? तो 300 रुपये अभी हम 20 यूनिट पे यानी 6000 कस्टमर से और मांगेंगे क्या बेटा? एंट्री बोलो क्या होगी? ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स 20 गैस कंटेनर मल्टीप्लाई बाय रुपीज 300। क्या इसका वैल्यू 6000 आ गया बेटे? ईयर एंड को ही कुल मिलाकर कितनी यूनिट सेंड कर रखी थी अपन ने? 100 में से कितनी एक्सेप्ट हो गई? क्या 80 के बारे में कोई खबर है हमारे को? तो कैंसिलेशन करना पड़ेगा, एंट्री सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। बेटा इन 80 यूनिट की सेलिंग प्राइस बुक्स में 1200 रुपये ही रिकॉर्ड की गई होगी, तो कैंसिलेशन भी किस रेट पे होगा? 1200। अंडरस्टूड? तो ये होगा इधर 80 मल्टीप्लाई बाय 1200, 96,000 आ गया बेटा। 96,000 रुपये से अपने को सेल्स का वैल्यू डिक्रीज करना पड़ेगा। और यही क्वांटिटी 80 गुड्स की क्वांटिटी है तो हमारी, लेकिन पड़ी किसके पास है? कस्टमर के पास। तो एंट्री क्या होगी? इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन
सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ जी, कितना है? 900 रुपये है क्या? 80 मल्टीप्लाई बाय 900, कॉस्ट ऑफ द गुड्स इज 72,000। मतलब जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करके बताएंगे ना इन्वेंट्री विद कस्टमर, कितना रुपीस का? 72,000। ऑल क्लियर बेटा? सारे इलस्ट्रेशंस इजी लग रहे हैं क्योंकि अपन एक बार कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 5। अब इलस्ट्रेशन नंबर 6 में ना वैल्यू डिक्रीज हो रही है एक्सेप्टेंस की। देखो, E Limited sends out its accounting machines costing ₹200 each to their customer on sale or return basis. All such transactions are however treated like actual sales and are passed through the day book. वापस से क्या बोला कि सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, मतलब ऑर्डिनरी सेल मान ली। Just before the end of the financial year, that is on March 24, 2020, 300 such accounting machines were sent out at an invoice price of rupees 280 each, out of which only 90 accounting machines are accepted by the customer at the rate rupees 250 each. And as to the rest, no report is forthcoming. बाकी के बारे में कोई अभी तक information नहीं है. Show the journal entry in the books of company for the purpose of preparing final accounts for the year ending 31st March 2020. फाइनल अकाउंट्स के पर्पस के लिए एंट्री पास करना मतलब एडजस्टमेंट एंट्री पास करना, मतलब अपने को गुड्स सेंड करने पर जो एंट्री होनी चाहिए थी वो रिकॉर्ड करने की डिमांड नहीं है, केवल क्या पास करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री। कुल मिलाकर कितना मशीन सेंड किया था, एक्सेप्ट कितनी हो रही है? अच्छा, 90 की रिकॉर्डिंग भी कितने पे हुई थी और एक्सेप्टेंस 280, और एक्सेप्टेंस कौन सी प्राइस पे हो रहा है? अगर एक्सेप्टेंस कौन सी प्राइस पे हो ये लिखा हुआ नहीं होता तो क्या मैं 90 अकाउंटिंग मशीन का कोई एडजस्टमेंट किए होते क्या? अपन ने सेल्स की रिकॉर्डिंग कितने पे की हुई है और कस्टमर कह रहा है यस 250 पे, तो 30 रुपए से मुझे सेल्स को रिड्यूस करना पड़ेगा और डेटर को भी रिड्यूस करना पड़ेगा। रिवर्स एंट्री होगी क्या बेटा? लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 6। इन द बुक्स ऑफ ई लिमिटेड, ईयर एंड कौन सा है बेटा? 31 मार्च 2020। हाँ जी, 31 मार्च 2020 की बात करें अगर अपन लोग, तो जो कितनी मशीन एक्सेप्ट हो रही है? 90। कितने प्राइस पर? 250। तो अपन ने तो एंट्री ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल 280 के हिसाब से की हुई थी। रिवर्स एंट्री करेंगे तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल 90 अकाउंटिंग मशीन्स मल्टीप्लाई बाय 30। क्या ये 2,700 रुपये हमने ज़्यादा क्रेडिट किया हुआ था, ज़्यादा डेबिट भी किया हुआ था, इसलिए उसको रिवर्स कर देंगे। और अब 31 मार्च को जो ईयर एंड को जो यूनिट नीदर एक्सेप्ट नॉट रिटर्न है उसका भी कैंसिलेशन करना पड़ेगा। 300 में से 90 का हिसाब हो गया, कितना बचा? 210। एंट्री बोलिए, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल 210। अच्छा, इसका कैंसिलेशन 250 से होगा या 280 से होगा? क्योंकि इनकी रिकॉर्डिंग हुई किस प्राइस पे थी? 280। अंडरस्टूड? ओके, 58,800। अंडरस्टूड? और एक एडजस्टमेंट एंट्री कॉस्ट प्राइस पर होगी बेटा, इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ जी, 210 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 42,000। ऑल क्लियर बच्चा लोग?
नाउ लास्ट इलस्ट्रेशन, illustration number 7. सेवेंथ illustration देखो, A sends out goods on approval to few customers and include the same in the sales account. मतलब वापस से कैजुअल बेसिस पे रिकॉर्ड हो रहा है. On 31st March 2020, the trade receivable balance, एक थोड़ा क्वेश्चन आपको चेंज दिखाई देगा. The trade receivable balance stood at rupees 1 lakh, which included rupees 7,000 goods sent on approval against which no intimation was received during the year. मतलब हमारे टोटल डेटर कितने थे, जिसमें से 7,000 रुपये के डेटर ऐसे हैं जिनको अपन ने 7,000 का गुड्स अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पर सेंड किया हुआ है, जिसके बारे में अपने को कोई इंटीमेशन अभी तक रिसीव नहीं हुई. आगे देखो, दीज गुड्स वर सेंट आउट एट 25% ओवर एंड अबव कॉस्ट प्राइस. बेटा वैल्यू कौन से गिवन है, सेल प्राइस, और प्रॉफिट का परसेंटेज किस पे गिवन है, कॉस्ट पे. ये मिसमैच हो गया कि नहीं हो गया. ट्रेडिशनल अप्रोच बताई थी आपको मैंने, जिस पर मार्जिन गिवन हो से क्या अज्यूम कर लीजिए, 100, अज्यूमिंग कॉस्ट इज 100. 100 का 25% बोले तो 25 आया बेटा. 100 रुपये का कॉस्ट, 25 रुपये का प्रॉफिट, तो क्या सेलिंग प्राइस 125 हो गया बेटा. यानी कि जो 7,000 है वो अपॉन 125 करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 5,600 रुपये का कॉस्ट आ जाएगा. और एक अदला बदली आपको सिखाई थी मैंने, कॉस्ट पर अगर कितना परसेंट होगा तो सेल्स पे होगा 20%. दोबारा बोलिए, कॉस्ट का 25 तो सेल्स का 7,000 का 20% निकालो तो 1,400. 7,000 में से 1,400 लेस किया, 5,600. जैसा तुम्हारे को समझ में आता है वैसा करो, ठीक है बेटा. नाउ आगे, ये 7,000 का गुड्स किस किस को सेंड किया था, देखो एक्स को और वाई को. इसकी इंटीमेशन अपने को नहीं है, पता नहीं अपने को कुछ. नाउ आगे, मिस्टर एक्स सेंट इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन विच डेट, मतलब 31 मार्च के बाद, और मिस्टर वाई रिटर्न द गुड्स ऑन 10th अप्रैल 2020. मतलब 31 मार्च के बाद में ही क्या हुआ क्या नहीं वो आइडेंटिफाई हुआ हमारे को. मेक द एडजस्टमेंट एंट्रीज, क्या मांगी है वापस से, एडजस्टमेंट एंट्रीज, एंड शो हाउ दीज आइटम विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन 31st March 2020. शो ऑल्सो द एंट्रीज टू बी मेड ड्यूरिंग द अप्रैल 2020. यानी जब वाई ने नो बोला और एक्स ने यस बोला, उसका भी ट्रीटमेंट बताइएगा. वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ऑन 31st March 2020 वॉज रुपीज 60,000. मतलब गोडाउन में जो फिजिकली आपके पास गुड्स पड़ा था उसकी वैल्यू कितनी है, 60. अंडरस्टूड बेटा. कौन सी डेट को, 31 मार्च 2020. मुझे एक बात बताओ ना, 7,000 के बारे में जानकारी आपको 31 मार्च को पता चली या उसके पहले, 31 मार्च के दिन नहीं पता चली, उसके बाद में पता चली या पहले. 7,000 रुपये की जानकारी, माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा, आपको उसकी जानकारी बाद में पता चली या पहले, बाद में. तो 31 मार्च को हम लोग कोई पहले थोड़ी पता कर पाएंगे, तो अपन लोग को क्या करना पड़ेगा, कैंसिलेशन की एंट्री पास करनी पड़ेगी. ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है बेटे, लिखो इन द बुक्स ऑफ ए. हाँ, कौन सी डेट, 31 मार्च 2020. हमें नहीं पता कि एक्स और वाई गुड्स एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन हमने तो माल भेजने के टाइम पे ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स करके डेटा रिकॉर्ड कर लिया था बेटा. कैंसिलेशन एंट्री पास करेंगे तो क्या होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, जो कितना रुपए का आ गया, 7,000. एम आई क्लियर बच्चा लोग. अच्छा, 31 मार्च 2020 को ही हमें इन्वेंट्री विद कस्टमर दिखाना पड़ेगा. इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, कितना रुपीस, 5,600. देखो मैं आपको इसका दोनों एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा. 7,000 डिवाइड बाय कितना किया, मल्टीप्लाई बाय कितना किया, 100,
कितना आ गया 5600, या फिर 7000 लेस 20% ऑफ 7000, क्या तो भी 5600 आएगा कि नहीं आएगा? बेटा आईसीआई आपको पूरे पे से पूरे मार्क्स देगा, वॉट एवर द मैथड यू चूज. ओके, योर आंसर एंड प्रेजेंटेशन शुड बी करेक्ट. दिस इज द एडजस्टमेंट ऑन 31 मार्च 2020. अब इन्होंने क्या अपने से अप्रैल वाले मंथ में भी एंट्री मांगी है क्या बेटे? ऑन 10th अप्रैल जब वाई ने गुड्स क्या कर दिया बेटे? रिटर्न. दिमाग लगाइए, वाई के पास जो माल पड़ा था उसकी कैंसिलेशन की एंट्री अलोंग विद एक्स यहाँ हो गई है कि नहीं हो गई? वही वाई हमें 10th अप्रैल को बोलता है सॉरी मेरे को गुड्स पसंद नहीं आया. बताइए अपने कोई एंट्री करनी चाहिए क्या? बस माल लाएंगे गोडाउन में रख देंगे, एंट्री कोई पास नहीं होगी क्योंकि हम ऑलरेडी कैंसिलेशन कर चुके हैं ना. इधर लिखो बेटे, no entry will be passed for goods returned by Y. दोबारा से बताएं क्यों नहीं करेंगे अपन लोग? क्योंकि 31 मार्च को इंक्लूडिंग Y एंड X एडजस्टमेंट किया जा चुका है कैंसिलेशन का. लेकिन 30th अप्रैल को X ने बोला कि भाई मेरे को तो गुड्स पसंद आ गया, मैं तो इसको खरीदूंगा. क्या मैंने X को भी इधर कैंसिल कर दिया था ना? अब वही X कहता है कि नहीं मैं तो रखूंगा, तो मेरे को वापस से सेल्स की एंट्री बनानी पड़ेगी. एंट्री बोलिए, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स. ट्रेड रिसीवेबल के आगे ब्रैकेट में क्या डाल दीजिए? X. ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कितना रुपीज? 4000. एम आई क्लियर बच्चा लोग? ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स. ट्रेड रिसीवेबल के डेबिट में क्या लिख दो ब्रैकेट में? X. हाँ बेटा, लिख सकते हैं लेकिन शुरू से एंट्री क्या लिखते आए हैं? ट्रेड रिसीवेबल. तो यू कैन ऑल्सो राइट दैट, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली क्या लिख दिया? X. हाँ बेटा सबने नोट कर लिया यहाँ तक? अब अपने को इस क्वेश्चन में क्या बैलेंस शीट बनाने को बोला था क्या? बैलेंस शीट कौन सी डेट को? 31 मार्च 2020. एक्चुअली ये रियल बैलेंस शीट नहीं है, दिस इज द एक्सट्रैक्ट. दिस इज व्हाट? एक्सट्रैक्ट. एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक आइटम्स को शो करने के लिए जब आप कोई चीज प्रेजेंट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्ट. क्योंकि अगर ये रियल बैलेंस शीट होती तो अपने को सभी आइटम रिकॉर्ड करने पड़ जाते हैं यहाँ पे. चलो लिखिए ट्रेड रिसीवेबल. क्या अपने पास ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख के हैं बेटा? लेस सेल और रिटर्न बेसिस पर क्या इसमें 7000 रुपये के डेटर्स को बेचा गया माल शामिल था बेटा? लेकिन 31 मार्च को तो अपन ने क्या कर दी थी? कैंसिलेशन एंट्री पास की थी क्या अपन ने? इसलिए अपने को डेटर का वैल्यू कितना कम करना पड़ा? 7. एक्सेप्टेंस कब आया था 4000 का? 30 अप्रैल को. हम बैलेंस शीट कब की बना रहे हैं? बात समझ में आ गई? क्लोजिंग स्टॉक याद कीजिए. क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब फिजिकल स्टॉक ना, ये फिजिकली पड़ा है आपके पास. गोडाउन में आपके पास 31 मार्च 2020 को फिजिकल पोजेशन था 60,000 का. लेकिन क्या यही आपकी ओनरशिप वाला स्टॉक भी है क्या? नहीं, ये तो है ही. साथ ही साथ 5600 की कॉस्ट का माल कस्टमर के पास पड़ा था बेटा. एंड इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न हाउ मच? क्या ये टोटल 65,600 हुआ बेटा? दिस इज योर बैलेंस शीट. टोटल नहीं लगाना है अपने को इसका.
इस चैप्टर में जो इलस्ट्रेशंस थे वो सारे हो गए। अब 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन बचे हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 तो है न्यूमेरस बेसिस वाला, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रीक्वेंट बेसिस वाला, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 है कैजुअल बेसिस वाला। तो पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 करके कैजुअल बेसिस वाली अकाउंटिंग फिनिश करते हैं। नो फर्दर इलस्ट्रेशंस, सीधे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। देखो, ऑन 31st December 2020 goods sold at a sale price of rupees 3000 were lying with customer Ritu, to whom these goods were sold on sale or return basis, were recorded as actual sales। मतलब ordinary sale माना हुआ है बेटा। Since no consent has been received from Ritu, you are required to pass adjustment entry। Again क्या मांगी अपने से? Adjustment entry presuming goods were sent on approval at a profit of cost plus कितना परसेंट। वैल्यू कौन सी गिवन है? सेल। मार्जिन किस पे गिवन है? मिसमैच हो गया क्या बेटा? दो ऑप्शन। प्रॉफिट किस पे गिवन है? कॉस्ट। अज्यूम कर लो कॉस्ट इज 100, प्रॉफिट 20% ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस 120 की हो जाएगी क्या? 3000 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100, 2500 आ गया। दूसरा शॉर्टकट क्या था? मार्जिन किस पे गिवन है? 20%, तो सेल्स का 16.67 हो गया, 3000 का 16.66666 करते जाइए और परसेंटेज निकाल लीजिए। फिर क्या ये 500 निकल कर आया था क्या? तो बस 3000 में से 500 लेस किया होगा तो 2500 आ जाएगा बेटा। लेकिन हम आगे क्या बोलते हैं? प्रेजेंट मार्केट प्राइस इज 10% लेस देन द कॉस्ट प्राइस। तो आपको ध्यान होगा मैंने लिखवाया था कॉपी में, कॉस्ट प्राइस और NRV whichever is less। लिखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। ईयर एंड कौन सा है बेटा? 31st December 2020। 31st December 2020। कस्टमर ने कुछ नहीं बोल रखा तो अपन लोग रिवर्स एंट्री पास करेंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। अगर मन में बहुत ही इच्छा हो तो ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? ऋतु। हाँ जी, कितने रुपए से सेल्स की रिवर्स एंट्री हो जाएगी? 3000। अगली एडजस्टमेंट एंट्री बोलो। इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ओके बेटा, इसके लिए अपने को क्या बनाना पड़ेगा? पहले वर्किंग नोट। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, 3000 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या इसकी कॉस्ट 2500 आ गई बेटा? मार्केट प्राइस is 10% less than the cost price। क्या ये 2250 हुआ बेटा? चलिए बताइए, कॉस्ट प्राइस लें या मार्केट प्राइस लें? विच एवर इज लेस। बेटा ये NRV क्या होती है इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इस चैप्टर के बाद में अगला चैप्टर तो रहेगा फाइनल अकाउंट्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा चैप्टर है इन्वेंट्री, वहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, फटाफट बता दो, आठों के आठों क्वेश्चन आ गए कि नहीं आ गए? 7 illustrations एंड 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब हम लोग कौन से स्टेप पर आ गए? सेकेंड, जब ट्रांजैक्शंस को फ्रीक्वेंटली सेंड किया जाता है अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे। पहले फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी बोलो। लिखो, एकदम फ्रेश टॉपिक है, इस लाइन के एक लाइन छोड़ने के बाद लिखिएगा। when the business when the business sends goods when the business sends goods on approval or on return basis or on return basis frequently. ठीक है। नाउ बेटा, कल मैंने आपके साथ एक बात डिस्कस की थी कि जब हम लोग सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस के ट्रांजैक्शंस बहुत ही कम करते हैं, तो क्या अपन इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अलग से बुक्स बनाएंगे क्या? तो अपन ने क्या किया, ऑर्डिनरी सेल मानकर जैसे नॉर्मल सेल्स की एंट्री होती है वैसे ही पास कर ली। लेकिन कंपैरेटिवली फ्रीक्वेंट बेसिस में क्या ट्रांजैक्शंस के नंबर बढ़ जाएंगे? अब जब ट्रांजैक्शन बढ़ जाएंगे और आपके बिजनेस में एक आपने एक विंग बना ली कि कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स के अलावा हमारी एक विंग और है जिसमें हम लोग यूजुअली कस्टमर को अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पर भी माल बेचते हैं, तो कैश सेल्स की एंट्री और जो क्रेडिट सेल्स की एंट्री है उसमें तो आप कस्टमर को ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर कर देते हो ना, तो उसको तो आप ओरिजिनल सेल्स मानकर अपनी ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लोगे। लेकिन जब आप फ्रीक्वेंट बेसिस पे क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, तो उसे एक्चुअल सेल्स मानकर रिकॉर्ड नहीं किया जाता। मेमोरेंडम बेसिस पर आप क्या करते हैं, डेटा रिकॉर्ड करते हैं। कौन से बेसिस पे? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमोरेंडम? बीआरएस पढ़ाया था आपको मैंने। बीआरएस बनाया तो जाता है लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं होता। मतलब वॉट एवर वी आर डूइंग इन द बीआरएस इज नॉट अफेक्टिंग द ओरिजिनल बैंक बैलेंस। हम बीआरएस में प्लस कर रहे हैं, बीआरएस में माइनस कर रहे हैं, ओरिजिनली कैश बुक में ना प्लस हो रहा है ना माइनस, वो तो खाली कागज का टुकड़ा था बेटे। तो उसी तरीके से जब मैंने कहा मैंने विंग बना ली कि ये मेरी विंग है सेल ऑन अप्रूवल की, ये है एक्चुअल सेल और क्रेडिट सेल्स या फिर कैश सेल्स, तो एक्चुअल सेल हो गया तो ओरिजिनल सेल्स बुक में जा रहा है, ओरिजिनल बुक्स में जा रहा है। लेकिन जो ट्रांजेक्शन में अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे करूंगा उसकी रिकॉर्डिंग में पहले किस में नहीं करूंगा, ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं करूंगा। लेकिन मैंने किस किस आदमी को कितना कितना माल कब कब भेजा है उसका डेटा तो मुझे मेंटेन करना पड़ेगा। इसके लिए मैं मेमोरेंडम बेसिस पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करूंगा। लिखो इसमें बेटे, व्हेन गुड्स आर when goods are frequently sent when goods are frequently sent on approval or return basis on approval or return basis, then transactions are not recorded as ordinary sale. Transactions are not recorded as ordinary sale, but memorandum books are maintained memorandum books are maintained to record such transactions, to record such transaction, full stop। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इन दिस केस सेल और रिटर्न डे बुक is maintained which is divided
which is divided into four FOUR into four main columns, into four main columns. Number one, goods sent on approval, goods sent on approval. नंबर सेकेंड, उसके नीचे लिखिएगा गुड्स एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड ब्रैकेट में लिखिए सोल्ड। जब गुड्स क्या हो जाती है बेटे तो उसे सोल्ड मान लिया जाता है ना। थर्ड, गुड्स रिटर्न्ड, गुड्स रिटर्न्ड। और फोर्थ लिखो बैलेंस, बैलेंस लिख लिया बेटा। हाँ जी, 11th क्लास में आपने एक सेल्स बुक पढ़ी थी, याद है आपको? सेल्स बुक क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए बनाई गई जर्नल थी बेटा। आपने सेल्स बुक में बहुत सारे कॉलम्स पढ़े होंगे। एक कॉलम डेट का, जीएसटी वगैरह हो तो इनवॉइस नंबर, जीएसटी नंबर भी आ जाता है। हम लोग उनके बारे में छोड़कर एक बार ये लिख लेते हैं डिटेल्स, और फिर यहाँ लिख लेते हैं अपन लोग अमाउंट, कि भाई मैंने किस किस कस्टमर को कौन कौन सी डेट को कितना कितना माल भेजा। जैसे मान लीजिए मैंने एक्स नाम के पर्सन को फलानी डेट को ये जो क्वांटिटी थी इस रेट के हिसाब से भेजी, इसका टोटल ये निकल कर आ गया। ओके एवरीबॉडी, वाई को मैंने ये क्वांटिटी इस रेट के हिसाब से इतने रुपए का माल टोटल बेचा, जेड को जितना भी लिखा हुआ सब मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। जिन जिन कस्टमर्स को अपन ने जितना जितना गुड्स बेचा उसका टोटल हम लोग लगाकर सेल्स बुक को फिनिश कर देते हैं बेटा। सेल्स बुक से लेजर में दो जगह पोस्टिंग होती है, एक तो कस्टमर्स के इंडिविजुअल अकाउंट में, वो तो डेबिट होते हैं, और उन सभी का टोटल कहाँ जाता है, सेल्स अकाउंट में। ठीक उसी तरीके से सेल ऑन अप्रूवल या फिर सेल और रिटर्न के ट्रांजेक्शन्स को मेमोरेंडम बेसिस पे रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक बनाई जाती है, सेल और रिटर्न डे बुक। रिपीट कीजिए, कौन सी बुक? सेल और रिटर्न। ओरिजिनल सेल के लिए तो क्या बनाई, सेल्स बुक। सेल और रिटर्न के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बनाई जाती है सेल और रिटर्न डे बुक। एम आई क्लियर बेटा? इस सेल और रिटर्न डे बुक में भी कुछ कॉलम्स होते हैं। जैसे सेल्स बुक में कॉलम होते हैं बेटा, डेट हो गया, नेम ऑफ द कस्टमर हो गया, कितना माल बेचा, कितना टोटल बेचा, सबका कॉलम आ जाता है। इस सेल और रिटर्न डे बुक के मेमोरेंडम में भी 4 कॉलम्स होते हैं। पहला कॉलम, वापिस बोलो, जिस कस्टमर को माल बेचा उसके सामने ये 4 मेन कॉलम होंगे। जैसे मान लीजिए ए को माल बेचा तो सेंट ऑन अप्रूवल में कौन सी डेट को कितने रुपए का माल बेचा वो लिख दिया जाएगा। फिर मिस्टर ए या तो गुड्स क्या करेगा, एक्सेप्ट, तो कौन सी डेट को एक्सेप्ट किया वो सोल्ड वाले कॉलम में आ जाएगा बेटे। कितना गुड्स रिटर्न हो गया वो रिटर्न वाले कॉलम में आ जाएगा। और चौथा, जितना उसने एक्सेप्ट नहीं किया और अभी तक उसने वो डेट भी क्या नहीं की है, बार नहीं की, मतलब अभी भी वो चाहे तो रिटर्न कर सकता है और चाहे तो रिटर्न नहीं कर सकता, वो कौन से कॉलम में आ जाएगा, बैलेंस। कितने कॉलम, फटाफट, सेंट ऑन अप्रूवल। अच्छा, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल को सेल और रिटर्न ही बोलते हैं ना, पक्का ना। सेकंड कॉलम कौन सा है, तो गुड्स एक्सेप्टेड को गुड्स सोल्ड बोलते हैं ना। तीसरा, रिटर्न तो रिटर्न ही होता है। और चौथा, ओके बेटे, हर एक कॉलम में इंफॉर्मेशन जैसे गिवन है वैसे के वैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएंगे। अब मैंने आपको कहा कि सेल्स बुक बनाने के बाद लेजर पोस्टिंग होती है ना बेटा, ये हमारी ओरिजिनल बुक्स का पार्ट हो गया। तो लेजर में आपके ABC के अकाउंट ओपन होंगे, सेल्स का अकाउंट ओपन होगा। वैसे ही जैसे अपन ने मेमोरेंडम बेसिस पे सेल और रिटर्न डे बुक ओपन करी है, वैसे ही मेमोरेंडम बेसिस पे एक लेजर भी बनेगी जिसका नाम है गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर। क्या नाम है, गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर। लिखो एक लाइन छोड़कर, आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन in, after recording the transaction in sale or return day book, after recording the transaction in sale or return day book,
A ledger is maintained. A ledger is maintained, which is called goods on approval. Goods on approval ledger. Goods on approval ledger. लिख लिया बेटा. In this ledger, customers' accounts are individually posted with the amount of goods sold on approval basis. Goods sold on approval basis and goods on approval oblique sale or return total account is posted with the periodical total of the above mentioned columns. फुल स्टॉप. दिक्कत होती है आइडेंटिफिकेशन की. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आइडेंटिफाई करना सीख गए तो चैप्टर आसान हो गया था ना. अब इसको भी आसान बना देते हैं. कैजुअल बेसिस पर आपको क्वेश्चन में साफ साफ बोलेगा कि ऑर्डिनरी सेल मानकर डेटा रिकॉर्ड कर लिया, या वो कैजुअल बेसिस पे ट्रांजैक्शन करता है. बेटा 7 इलस्ट्रेशंस और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन हो रहा था रिकॉर्डेड एज ऑर्डिनरी सेल, सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लिया. तो कौन सा मेथड था? कैजुअल. फ्रीक्वेंट का कैसे पता चलेगा? आपको मैंने कहा सेल और रिटर्न डे बुक बनाई जाती है जिसमें कितने मेन कॉलम्स होते हैं? 4. और लेजर खोली जाती है गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर, जिसमें 2 अकाउंट होते हैं, कस्टमर्स के इंडिविजुअल अकाउंट और एक आखिरी अकाउंट आपने लिखा देखो, गुड्स ऑन अप्रूवल ऑब्लिक सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट. थोड़ा टोटल पे थोड़ा सा एम्फेसाइज करते हुए, गुड्स ऑन अप्रूवल ऑब्लिक सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट. बात समझ में आ गई? जहां पर भी आपको सेल और रिटर्न डे बुक बनाने को बोल दे या फिर सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट या गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट बनाने को बोले तो समझ जाने का कि कैजुअल नहीं हो रहा है. क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंट बेसिस. एम आई क्लियर बच्चा लोग? देखिए मैंने आपको ये बताया कि जब सेल और रिटर्न डे बुक बनती है तो रिकॉर्डिंग उसी मैनर में होती है जैसे कि यूजुअल सेल्स बुक में होती है. सेल्स बुक जर्नल तो होती है ना बेटा, जब जब ट्रांजैक्शन होंगे तब तब एंट्री कहाँ करोगे? सेल्स बुक में. बस ये सेल्स बुक किसका पार्ट है? ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट है. इसी से आपकी मेन लेजर बनेगी. टेल मी यस और नो. जैसे अपन लोग सेल्स में क्या करते हैं, कौन से कस्टमर को कितने डेट को कितने रुपए का माल टोटल में बेचा उसका डेटा रिकॉर्ड करते हैं. और सेल्स बुक से जब क्या बनती है? लेजर. जैसे मान लो ए है, बी है, सी है और सेल्स अकाउंट, तो ए के डेबिट में ए का फिगर, बी के डेबिट में बी का, सी के फिगर में सी का फिगर, और टोटल जो है वो सेल्स के क्रेडिट में एज पर टोटल ऑफ सेल्स बुक लिखा हुआ आ जाता है. उसी तरीके से जो मैंने आपको सेल और रिटर्न डे बुक बनाई उसमें कितने कॉलम होते हैं? पहला कॉलम गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, इसको और भी क्या बोल सकते हैं? सेल और रिटर्न. दूसरा जिसे सोल्ड बोल सकते हैं. तीसरा, चौथा. तो इन चारों का जो टोटल निकल कर आएगा
वो हम लोग क्या करेंगे, सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट या गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, पोस्ट। और जो जो कस्टमर को अपन ने माल बेचा है वो जैसे 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 मान लो ए को इतना माल बेचा तो ए के डेबिट में, बी को इतना माल बेचा तो बी के डेबिट में। बात समझ में आ रही है? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? थ्योरी तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन है, एकदम लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। देखो जरा, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। X supplied goods on sale or return basis to customers, the particulars of which are as under. Date of dispatch, पार्टी का नाम, अमाउंट और रिमार्क्स गिवन है। बेटा डेट ऑफ डिस्पैच मतलब जिस दिन आपने कस्टमर के पास माल अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पर सेंड किया। पार्टी मतलब जिस पार्टी को बेचा है, कितने रुपए का दिया है, रिमार्क इंफॉर्मेशन दी हुई है। आखिरी में लिखा है गुड्स आर टू बी रिटर्न्ड विद इन 15 days फ्रॉम द डिस्पैच, फेलिंग विच इट विल बी ट्रीटेड एज सेल। मतलब सेलर और बायर के बीच में तय हो गया कि मैं तुम्हें जो माल दे रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास से 15 दिन के एक्सपायर होने पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई तो हम उसे क्या मान लेंगे, सेल। फिर तुम गुड्स रिटर्न भी करने आओगे ना, रिटर्न नहीं लेंगे, क्या लेंगे, तुमसे पैसे लेंगे। द बुक्स ऑफ एक्स आर क्लोज्ड ऑन विच डेट, 31 December 2020। प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ एक्स। बेटा अकाउंट नहीं लिखना चाहिए था, सिंपल बोलना चाहिए था, प्रिपेयर द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ एक्स। देखो देंगे क्या बोला है, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न कॉमा सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक। मैंने आपको कॉपी में लिखवाया कि एक सेल और रिटर्न डे बुक खोली जाती है जिसमें कितने कॉलम होते हैं। पहला कॉलम गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, क्या उसको ही सेल और रिटर्न बोल सकते हैं। सेकंड कॉलम देखो, क्या गुड्स एक्सेप्टेड को ही सोल्ड बोलते हैं। तीसरा कॉलम देखो, रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। बात समझ में आ गई। नीचे क्या बोला, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट, थोड़ा सा जोर डाल के, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल। इसलिए जोर डाला जा रहा है क्योंकि जब मैं आपको न्यूमरस बेसिस में अकाउंटिंग सिखाऊंगा ना, वहां पर भी सेल और रिटर्न अकाउंट ओपन होगा, वहां पर भी क्या होगा, सेल और रिटर्न अकाउंट। यहाँ पे क्या है भाई, आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ तो डिफरेंशिएशन होना चाहिए ना। या तो गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट बोल दे, या गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट बोल दे, दोनों में डिफरेंस हमने आ जाएगा बेटा। करें हम लोग शुरू। पहले तो इसका फॉर्मेट मुझे बना दो, फिर आप देखना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। सेल और रिटर्न डे बुक। ये होगा बेटा नेम ऑफ पार्टी, ये होगा सेंट ऑन अप्रूवल, ये होगा गुड्स एक्सेप्टेड। अच्छा, एक्सेप्टेड के आगे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, सोल्ड। ये क्या होगा बेटे, रिटर्न्ड, और रिटर्न के बाद में क्या आ जाएगा, बैलेंस। ओके हाँ जी। फर्स्ट कॉलम में डेट, फिर अमाउंट, वापस से डेट और अमाउंट, और अमाउंट, इधर भी डेट और फिर अमाउंट। चलिए फटाफट बनाए फॉर्मेट।
बन गया बेटा फॉर्मेट। सबसे पहले कॉलम का नाम देखो, नेम ऑफ पार्टी। इस पार्टी को कौन सी डेट को कितने रुपए का अमाउंट अप्रूवल बेसिस पे भेजा था वो लिखा जाएगा बेटा। इस पार्टी ने कौन सी डेट को कितने रुपए का गुड्स अप्रूव कर दिया, यानी जो माल हमारा एक्चुअली सोल्ड माना जाएगा वो आ जाएगा इधर। कौन सी पार्टी ने कौन सी डेट को कितना माल रिटर्न किया वो, और किस डेट पर, डेट तो बेटा क्लोजिंग डेट ही मानी जाएगी कि इस दिन तक इस पार्टी के पास इतने रुपए का गुड्स बैलेंस पड़ा हुआ रह गया, नीदर एक्सेप्टेड नॉर रिटर्न। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन को वापस से पढ़ते हैं, रिमार्क्स पढ़ने पड़ेंगे। सेलर ने बायर को कितने दिनों का टाइम दिया हुआ है, 15 डेज। अगर वो दिन 15 दिन बीत जाते हैं और वो गुड्स को एक्सेप्ट और रिटर्न नहीं कर पाता तो क्या मान लेंगे, सेल। नाउ लेट अस रीड द रिमार्क्स। 10 दिसंबर 2019 को पार्टी ने मैसर्स एबीसी को कितने का गुड्स सेंड किया था। नो इन्फॉर्मेशन टिल 31 दिसंबर 2019। बेटा 10 में 15 दिन ऐड कीजिए, 25 दिसंबर को सेल्स मान लेंगे ना अपन लोग। 12 दिसंबर 29 को मैसेज डीईएफ को कितने का माल सेंड किया था, 15,000। रिटर्न कर दिया 16 दिसंबर को, कहानी खत्म इसकी तो। 15 दिसंबर को मैसेज जीएचआई को 12,000 का गुड्स रिटर्न किया, जिसमें से 2,000 का गुड्स रिटर्न कब कर दिया, 20 दिसंबर 19 को। 28 दिसंबर 19 को मैसेज डीईएफ को 16,000 का गुड्स सेंड किया था, जिसमें से उसने गुड्स रिटेन कर लिया 24 ऑफ दिसंबर 19, मतलब सोल्ड हो गया बेटे। 25 दिसंबर 19 को एबीसी को 11,000 रुपये का माल सेंड किया था, जिसमें से 28 दिसंबर 19 को उसने गुड्स रिटेन कर लिया, मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया। और 30 दिसंबर 19 को मैसेज जीएचआई, जिसको अपन ने कितने का माल सेंड किया था, 13,000, उसने अभी तक हमको कोई 31 दिसंबर 19 तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाई, मतलब नीदर एक्सेप्टेड नॉर रिटर्न। करें हम लोग शुरू। सबसे पहले तो मुझे फटाफट पार्टीज का नाम बोलते जाइए। पार्टीज का नाम क्या है, पहले मैसर्स एबीसी, दूसरा बोलो मैसर्स डीईएफ, मैसर्स जीएचआई, फिर से डीईएफ, फिर मैसर्स एबीसी, मैसर्स जीएचआई। पहले आप देख लो, बाद में नोट करना। करें शुरू। बेटा मैसर्स एबीसी को कौन सी डेट को अपन ने कुछ डिस्पैच किया, 10 ऑफ दिसंबर 2019। कितने रुपए का गुड्स डिस्पैच किया, कितने दिनों का टाइम पीरियड अलाउ किया था अपन ने इसको, कितने दिनों का, 15 डेज का। तो 15 डेज का अपन ने टाइम अलाउ किया और 31 दिसंबर तक कोई जानकारी नहीं थी, तो हम 25 दिसंबर को इसे क्या मान चुके होंगे। अब वो कभी भी हमारे पास आएगा तो हम उससे पैसे ही लेंगे या गुड्स लेंगे, बात समझ में आ गई। गुड्स एक्सेप्ट 25 ऑफ दिसंबर 19 को मान ली जाएगी बेटा, कितने रुपीस की, 10,000। क्या इस 10,000 में से कोई भी माल रिटर्न हुआ है क्या, क्या इस 10,000 में से कोई भी माल उसके पास एक्सेप्टेंस बेसिस पे भेजा हुआ रहा है क्या। सबको बात समझ में आ गई, फटाफट लिखो इसको। चलें आगे। सेकेंड पार्टी का नाम बोलो, डीईएफ। कौन सी डेट को गुड्स डिस्पैच किया, 12 ऑफ दिसंबर 2019। कितने रुपीस का, 15,000 का गुड्स अपन ने सेंड किया। रिमार्क्स पढ़िए क्या लिखा हुआ है, रिटर्न कर दिया, मतलब इसने सारा का सारा माल रिटर्न कर दिया। 16 ऑफ दिसंबर 2019, कितने रुपीस का, पूरा 15,000 रुपये का माल रिटर्न कर दिया। तो इस 15,000 में से तो कुछ भी माल उसके पास बैलेंस नहीं बचा, क्योंकि जो भेजा था सब उसने रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट, कौन सी डेट को, 15 ऑफ दिसंबर 2019। हाउ मच, 12,000। रिमार्क पढ़िए, 2,000 रुपये का माल तो उसने क्या कर लिया, कौन सी डेट को, 20 दिसंबर ना, 20 दिसंबर को उसने हमें 2,000 रुपये का माल लौटा दिया। अब तुम दिमाग लगाओ, मैंने तुम्हें ये कैलकुलेटर सेंड किए, क्या सेंड किए बेटे,
कैलकुलेटर सेंड कर दिए 12,000 रुपए के, 10 कैलकुलेटर सेंड, 12 कैलकुलेटर सेंड किए 1,000 रुपए की मान लो। आप मुझे 2 ही कैलकुलेटर रिटर्न कर रहे हो, 10 क्यों नहीं कर रहे? बात समझ में? अरे तुमको नहीं समझ में आया तो 2 के 2 नहीं समझ में आए क्या? अगर 2 ही समझ में नहीं आए तो पूरे समझ में नहीं आए होते, तो मुझे रिटर्न कितना करना चाहिए था? 12,000 का माल रिटर्न करना चाहिए, तो मुझे कितने रिटर्न कर रहे हो? तो बाकी के 10 का क्या एक्सेप्टेंस हो गया होगा? कौन सी डेट को ही? 20th दिसंबर 2019। कितने का गुड्स? 10,000। बेटा भेजा कितने का माल था? 10,000 एक्सेप्ट हो गया, 2,000 रिटर्न हो गया, तो क्या बैलेंसिंग फिगर कुछ आएगा क्या? व्हाट इज नेक्स्ट पार्टी? DEF। कितने रुपए इसका माल? कौन सी डेट को? 16,000 का गुड्स। ओके, 16,000 का जो गुड्स है इसका रिमार्क पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? रिटेन मतलब एक्सेप्टेड। कौन सी डेट को? 24th दिसंबर। रिटेन मतलब सोल्ड हो गया बेटा। क्या इसमें से कुछ रिटर्न और कोई बैलेंस बचेगा? कर लिया सबने नोट यहां तक? व्हाट इज नेक्स्ट पार्टी? डेट बोलो। 2019। आगे रिमार्क बोलिए। रिटेन मतलब एक्सेप्ट हो गया बेटा। कौन सी डेट को? 28 दिसंबर। कुछ भी रिटर्न नहीं आएगा, कुछ भी बैलेंस नहीं आएगा। नाउ मैसर्स GHI। कौन सी डेट को? 2019। कितने रुपए का गुड्स? 13,000। क्या कोई जानकारी है हमारे पास? तो ना तो इसने रिटर्न किया है और ना ही इसने एक्सेप्ट किया, तो 31 दिसंबर तक हमारे पास, सॉरी 31 दिसंबर तक हमारा गुड्स कस्टमर के पास जो अप्रूवल और रिटर्न बेसिस वाला होगा, क्या वो 13,000 वाला होगा कि नहीं होगा? कितने कॉलम्स दिख रहे हैं आपको? 4। सेंट ऑन अप्रूवल, एक्सेप्टेड, रिटर्न और बैलेंस। थ्योरी आपको लिखवाई थी, देखो मैंने सेल और रिटर्न में आखिरी वाला पैराग्राफ देखो मैंने क्या बताया, लास्ट पैराग्राफ बोल के बताओ, देखो क्या लिखा है। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन अ लेजर इज मेंटेन्ड विच इज कॉल्ड गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर, जिसमें इंडिविजुअली कस्टमर तो क्या हो जाते हैं? डेबिट, और जो अपन ने जो कॉलम्स बनाए हैं सेल और रिटर्न डे बुक के, इनका पीरियोडिकल टोटल कहाँ चला जाता है? गुड्स ऑन अप्रूवल ऑब्लिक सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट में चला जाता है। तो मुझे इन सभी कॉलम्स का टोटल लगाना पड़ेगा बेटा। टोटल लगाइए। $77। इसका टोटल 47। इसका 17,000 और इसका 13,000। ओके, टोटल लगाओ इसको। पहला जो इन्होंने बात बोली थी कि भाई गुड्स सेल और रिटर्न कॉमा रिटर्न सोल्ड डे बुक बना के दो, बना दी क्या डे बुक अपन ने? फिर दूसरा क्या बोला था? सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट बनाओ। पहले फिनिश करो सब बच्चे, कंप्लीट करते ही मुझे बोल देना। सबने कर लिया कंप्लीट? चले अब बनाएंगे सेल और रिटर्न अकाउंट, टोटल अकाउंट, सॉरी। इधर देखो सब, जब हम नॉर्मल केस में गुड्स बेचते हैं तो एंट्री क्या होती है? ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश में बेचते हैं तो एंट्री क्या होती है? जब उधार में बेचते हैं तो कस्टमर डेबिट होता है ना, और सेल्स क्रेडिट होता है ना। यहां पर भी गुड्स बेची तो उधार में ही जा रही है ना, बस उसे एक्चुअल सेल नहीं मान रहे।
क्योंकि एक्चुअल सेल्स है भी तो नहीं, वो तो क्या है, सेल ऑन अप्रूवल वाली सेल है ना। तो जैसे सेल्स बुक का टोटल जो होता है वो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट होता है कि नहीं होता है, वैसे ही हमने कुल मिलाकर माल, देखो 4 कॉलम दिख रहे हैं आपको, एक का बैलेंस है 77 टोटल, एक का 47, एक का 17 और एक का 13। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जब हमने माल सेंड किया होगा और हम ओरिजिनल बुक्स में अगर एंट्री पास कर रहे होते तो ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स 77,000 से हुआ होता कि नहीं हुआ होता, जब माल भेजा होता, भेजने के टाइम पे एंट्री हुई होती ना। तो सेल और रिटर्न में हम पहले गुड्स सेंड करते हैं, बाद में ही हमें पता चलता है कि नहीं पता चलता कि गुड्स एक्सेप्ट हुआ है कि गुड्स रिटर्न हुआ है, या फिर कुछ हुआ ही नहीं है। टेल मी यस और नो। तो अब मैं जो अकाउंट बनाऊंगा उसका नाम है गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट या फिर सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट। इन चारों कॉलम का जो भी हिसाब है वो इस अकाउंट में आएगा। सबसे पहले लिखेंगे बाय गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। हाँ जी, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल जो है कितने रुपीस का है, बात समझ में आई? सर आपने क्रेडिट ही क्यों किया, अरे सेल्स का नेचर क्या होता है, तो इसका अकाउंट का भी नेचर क्या होगा, बात समझ में आ गई। 77,000 ओके। इन 77,000 का नेचर क्या था, सेल ऑन अप्रूवल वाला था कि नहीं था। इन 77,000 का टोटल कैरेक्टर क्या था, बेटा बात मत कर, कैरेक्टर क्या था, सेल ऑन अप्रूवल वाला था कि नहीं था। लेकिन जैसे जैसे कस्टमर से हमें इंफॉर्मेशन मिलती चली जाएगी कि उसने रिटर्न कर दिया, तो क्या उन गुड्स का कैरेक्टर नेचर अभी भी अप्रूवल वाला ही रहेगा क्या। तो जब उनका नेचर चेंज हो जाएगा, कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, तो मुझे अकाउंटिंग में भी एडजस्टमेंट करने होंगे कि नहीं होंगे। टोटल सेंट ऑन अप्रूवल कितना था, इसमें से कस्टमर ने क्या कर दिया, एक्सेप्ट। तो जो एक्सेप्ट कर दिया वो सेल और रिटर्न ही बना रहेगा या एक्चुअल सेल हो जाएगा, आप क्या बोले, क्या नहीं बना रहेगा। पहले सेल रिटर्न था कि नहीं था, तो पहले क्रेडिट था कि नहीं था, अब ये वो क्रेडिट नहीं रहेगा क्योंकि इसका नेचर अब क्या नहीं रहा, सेल और रिटर्न वाला नहीं रहा। तो अकाउंटेंसी में प्लस माइनस चलता है क्या, डेबिट और क्रेडिट। पहले से क्या है, क्या कर दूं, टू सेल्स कितना रुपीस 47। आ गई बात समझ। कितना गुड्स रिटर्न हो गया, टू रिटर्न्ड। क्या इनका कैरेक्टर भी सेल ऑन अप्रूवल से हटकर कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, कितना रिटर्न हो गया, आर यू श्योर। इसके क्रेडिट का टोटल था 77, डेबिट का टोटल हटा दो, देखो 13,000 बचा क्या, ये 13,000 इसी में से बचा ना। इसका नेचर क्या था, सेल ऑन अप्रूवल, क्या नेचर था, ये सेल होते ही सेल ऑन अप्रूवल रहे क्या, रिटर्न होते ही सेल ऑन अप्रूवल रहे क्या। इसमें से 13,000 जो पहले भी क्या थे, उसमें ना हाँ बोला और ना ही ना बोला, ना सेल हुआ ना रिटर्न हुआ, तो अभी भी सेल और रिटर्न का ही कैरेक्टर रहा कि नहीं रहा। टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। अच्छा मैं बैलेंसिंग फिगर निकालूं या फिर यहां से देख लूं तो भी एक ही बात होगी क्या बेटा, बैलेंस कॉलम वही निकल कर आएगा, ₹13,000। दिस इज योर गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट या फिर सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट। फटाफट बताइए बेटे, बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को। कैन आई से कि सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट का बैलेंस उतना ही होएगा जितना कि आपकी सेल और रिटर्न जो बुक है उसका टोटल होगा। बैलेंस टोटल जो आएगा वो उतना ही आएगा क्योंकि इसका नेचर कैरेक्टर पहले सेल ऑन अप्रूवल वाला था, इनमें से ये रिटर्न हो गए, सोल्ड हो गए, तो उनका कैरेक्टर नेचर अप्रूवल वाला नहीं रहा। इसने ना हाँ बोला ना बोला, तो ये पहले भी सेल और रिटर्न वाला था, अभी भी क्या है, सेल और रिटर्न वाला ही रहेगा। एवरीबडी टेल मी यस नो।
इस चैप्टर का आखिरी जो पोर्शन है वो हम लोग, मैं तो बोला ही नहीं कल करेंगे, मैं तो कह रहा हूँ छोटा सा आज ही कर लेते हैं। अरे पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। थोड़ा थोड़ा खा लेंगे सब। चलो फिर कल मिलते हैं, ठीक है? कल कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। नया चैप्टर होगा फाइनल अकाउंट्स, सबसे इजी चैप्टर बट लेंदी।